स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कि अगर आप बिहार में सोना चांदी के गहने खरीदने के लिए जाते हैं तो अब आप हिजाब, घूंघट या फिर बुर्खा में नहीं खरीद सकते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने हाल ही में हिजाब और घूंघट को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ था उसके संदर्भ में एक नया आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना चेहरा दिखाए सोना चांदी के गहने नहीं खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। इस फैसले का मकसद है कि पहचान स्पष्ट रहे और फिर किसी भी तरह की गलत पहचान, धोखाधड़ी या फिर भ्रमित करने वाली स्थिति से बचा जा सके। ऐसे में बाजार में गहनों के लेन देन के समय ग्राहकों और फिर विक्रेताओं दोनों से चेहरे पहचानना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि यह निर्णय सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर के किया गया है ताकि सभी लेन देन सही तरीके से और फिर भरोसेमंद ढंग से हो सके। जी हां, अब बिना चेहरा दिखाए किसी भी प्रकार की कीमती गहने यानी सोने चांदी के गहने लेने देने पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे बाजार में ईमानदारी और फिर व्यवस्थित पहचान सुनिश्चित हो सके। दोस्तों अब बिहार के हर एक पंचायत में जनता दवाखाना खोले जाएंगे, जहां युवाओं को खास इसमें सुविधा मिलेगी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पंचायत स्तर पर नई व्यवस्था सेवाओं को मजबूत करने का निर्णय लिया है। अब गांव में पंचायत जनता दवाखाना खोले जाएंगे, जहां पर स्थानीय युवाओं को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं, जांच, उपचार और फिर सलाह सरल तरीके से मिल सकेगी। वहीं पर इन केंद्रों का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी अस्पतालों तक लंबा सफर नहीं करना पड़े, बल्कि उनकी अपने पंचायत में ही रोजमर्रा की स्वास्थ्य जरूरत पूरी हो सके। जो इसके साथ ही युवाओं को स्वास्थ्य जागरूकता और फिर बचत योजनाओं में जोड़ा जाएगा ताकि वे स्वस्थ रह सके। वहीं पर सरकार का कहना है कि इस योजना से गरीब और फिर असहाय लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक पहुंचेगी और फिर स्थानीय स्तर पर सेवा मिलने से समय और फिर पैसा दोनों बचेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। जहां बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा मकर संक्रांति के बाद शुरू होने की संभावना है। यात्रा का पूरा कार्यक्रम और फिर तारीखें जल्द ही जारी कर दी जाएगी। वहीं पर इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां पर चल रही सरकारी योजनाओं और फिर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और आम जनता से सीधे संवाद करेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जमीनी स्तर पर काम की स्थिति की पूरी जानकारी रखें। वहीं पर सरकार का मानना है कि इस दौरे से जनता की समस्याओं को सीधे समझने में मदद मिलेगी और जहां भी कमी होगी वहां पर तुरंत सुधार किया जाएगा। वहीं पर चुनाव के बाद ये यात्रा नई सरकार की प्राथमिकताओं को तय करने में भी अहम मानी जा रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इसी बिहार यात्रा को लेकर के प्रशासनिक और फिर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और जिलों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। दोस्तों बिहार में दाखिल खारिज फर्जीवाड़ा के मामले में पूर्व उप जिला मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम फंस गए हैं और विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। आरोप है कि दाखिल खारिज के कागजात में घोर अनियमितता और फिर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया, जिससे धोखाधड़ी खुली है। मिल रही जानकारी के अनुसार इस मामले में जेडीयू के एक सांसद का नाम भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जब पुलिस और प्रशासन दोनों इस कनेक्शन की गहरा पड़ताल कर रहे हैं और फिर जाँच जारी है। वहीं पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल और फिर विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई तेज कर दी गई है। वहीं पर अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले हर तथ्य के आधार पर आगे की कार्रवाई बताई जाएगी और फिर यदि सांसद या फिर किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका साफ होती है तो फिर उसके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। वहीं पर यह मामला स्थानीय प्रशासन और फिर राजनीति में हाई प्रोफाइल जांच का रूप ले रहा है, जिससे कानून के पालन और फिर सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों बिहार के एक किसान जिसका नाम अरुण कुमार है, उन्होंने एक नया देसी जुगाड़ इजाद किया है। जी हाँ, जिसमें वो मिट्टी के बिना सिर्फ पानी और पौष्टिक तत्वों से विभिन्न सब्जियां उगा रहे हैं। ये तरीका हाइड्रोपोनिक्स यानी कि मिट्टी के बिना की खेती कहलाता है, जिसमें पौधों की जड़ें पोषक समाधान से भरे पानी में रख करके सब्जियां उगाई जाती है। जहाँ अरुण ने इस तकनीक को अपना करके सिर्फ 10 फीट के स्थान में लगभग 27 प्रकार की सब्जियां उगाना शुरू कर दिया है। जैसे इसमें बैगन, भिंडी, खीरा,
टमाटर, धनिया, मिर्च, पालक जैसे कई सब्जियां शामिल है। वह छोटे पीवीसी पाइप और फिर पोषक जल तो प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे सीमित जगह में भी अधिक पैदावार मिल रही है। वहीं पर यह तकनीक पारंपरिक खेती की तुलना में कम जगह, कम पानी और फिर बिना मिट्टी इस्तेमाल करती है, जिससे खेत की कमी वाले क्षेत्र में भी खेती संभव होती है। इससे किसान कम जमीन वाले और फिर शहरी इलाकों में भी ताजी सब्जियां उगा सकते हैं और फिर स्थानीय बाजार में बेच करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। वहीं पर यह खेती का देसी जुगाड़ सिर्फ उत्पादन बढ़ाने में मदद नहीं कर रहा है, बल्कि पारंपरिक खेती के बोझ से मुक्ति दिला करके किसान समुदाय को एक नया अवसर भी दे रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार ने जुगाड़ गाड़ियों के सड़क पर चलने पर कड़ी रोक लगाने का फैसला कर लिया है। जब परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और फिर पटना हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के आदेश दिए हैं। अब राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा शहरों में जुगाड़ गाड़ियों का परिचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब मंत्री ने कहा है कि ऐसे गाड़ी मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसलिए सभी डीटीओ को अभियान चला करके ताबड़तोड़ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं पर जुगाड़ गाड़ियों के चालकों और फिर मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा उनके गाड़ियों को सड़क से हटाने और फिर दंडात्मक प्रावधान लागू करने पर भी जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य है कि सड़क सुरक्षा बढ़े, हादसों की संख्या कम हो और फिर नियमों को सख्ती से पालन हो सके। दोस्तों, बिहार में एक सरकारी निवास को तोड़ने के कदम ने राजनीति में भारी विवाद खड़ा कर दिया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह कदम पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की विरासत को मिटाने की साजिश जैसा प्रतीत होता है और इसे लेकर के उन्होंने सरकार को कड़ी आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों में कहा कि राज्य में जनता इस कार्रवाई को गलत रूप से देख रही है और फिर उन्होंने नीतीश कुमार को खुला चैलेंज भी दिया है कि उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि ये कार्रवाई क्या नागरिकों की आस्था, इतिहास, परंपरा पर आधारित थी या फिर यह राजनीतिक प्रतिरोध का हिस्सा है। इस विवाद ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से तेज प्रतिक्रिया दी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने समाज में बेटियों को बोली की तरह देखने वाले बयानों पर तीखी नाराजगी जताई है और कहा है कि बेटी बचाओ का नारा तभी तक अर्थहीन है जब तक बेटियों को सम्मान की तरह नहीं देखा जाता है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि समाज में बेटियों के सम्मान और फिर अधिकार पर जब तक गंभीरता नहीं दिखाई जाती तब तक केवल नारों और फिर योजनाओं का कोई भी वास्तविक मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने इस मानसिकता की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे बयानों और फिर व्यवहार से ही महिलाओं की सुरक्षा और फिर सम्मान पर खतरा बढ़ता है। दोस्तों, बिहार में नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। जहां हिजाब विवाद के बाद लंबी चर्चाओं के बीच का ये मामला अब शांत हो गया है। दरअसल बात यह है कि बिहार के चर्चित हिजाब विवाद में फंसी आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने आखिरकार सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है। जहां अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने सिविल सर्जन के पास मेडिकल जाँच पूरी करने के बाद अपनी नियुक्ति औपचारिक रूप से संभाल ली है। यह मामला दिसंबर 2025 में तब शुरू हुआ था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में नुसरत को नियुक्ति पत्र देते समय उनका हिजाब जबरदस्ती नीचे खींच करके दिखाए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया और फिर राजनीतिक आलोचनाएं भी तेज हो गई। वहीं पर विपक्षी दलों ने इसे निजता और धार्मिक पहचान से खिलवाड़ बताया था। वहीं पर उसके बाद नुसरत की ज्वाइनिंग कई बार चलती रही और फिर सरकार ने उनकी नियुक्ति की तारीख को आगे बढ़ा करके 7 जनवरी तक कर दिया था। लेकिन अब लंबी अटकलों के बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है, जिससे इस विवाद को लेकर के चल रही चर्चाओं में काफी हद तक स्थिरता आई है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार में 5 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जहां इन सड़कों के बनने से यातायात सुगम, दूरी कम और फिर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, खास करके उन जिलों के लिए जहां पर परिवहन की कठिनाइयां रहती है। जहां सरकार के निर्णय के अनुसार इन सड़कों का निर्माण जल्दी शुरू किया जाएगा और फिर इनका लक्ष्य स्थानीय लोगों को बेहतर संपर्क, रोजगार और फिर व्यापार का अवसर प्रदान करना है। ये परियोजनाएं ग्रामीण इलाकों में मुख्य बाजारों, शहरों और फिर राजमार्गों को जोड़ने में मदद करेगी। इन सड़कों के बनने से न सिर्फ यातायात समय कम होगा बल्कि फसल बाजार तक आसान पहुंच, आपातकालीन सेवाओं की तेजी और फिर पर्यटन और फिर व्यापार में वृद्धि जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। दोस्तों, बीजेपी ने एआईएमआईएम की पार्टी से गठबंधन किया है। दरअसल बात यह है कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने परंपरागत विरोधी दलों के साथ गठबंधन का रास्ता अपनाया है। जहाँ कुछ जगह कांग्रेस के साथ और फिर कुछ नगर परिषद और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ भी गठबंधन हुआ है। जहाँ जैसे जैसे ये खबर फैलती गई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बहुत नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि ऐसे गठबंधन स्वीकार्य नहीं है और ये पार्टी अनुशासन के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर कांग्रेस
कांग्रेस या AIMIM के साथ गठबंधन नहीं कर स्वीकार करेगी और अगर स्थानीय स्तर पर किसी नेता ने ऐसा किया है तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि इस तरह के गठबंधन से दोनों पार्टियों की विचारधाराओं में असंगति दिखती है और फिर इससे पार्टी की प्राथमिक नीतियों पर अचेतन प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने पार्टी के नेताओं को संगठन की स्पष्ट लाइन का पालन करने और अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी दी है। वहीं पर इस राजनीतिक घटनाक्रम में महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ ला दिया है और फिर चर्चा ये भी है कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बात यह है कि सरकार 2026 की शुरुआत में 22वीं किस्त जल्द जारी करने वाली है, जिससे पात्र किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मदद मिलेगी। वर्तमान में इस योजना के तहत किसान सालाना 6,000 रुपए पोर्टल पर दर्ज बैंक खाते में 3-3 किस्तों में पा रहे हैं। अब बजट 2026 के अनुसार और सरकारी रुख के मुताबिक सालाना सहायता राशि को बढ़ा करके अब लगभग 10,000 रुपए तक करने पर विचार चल रहा है, ताकि किसानों की आर्थिक संतुलन, खेती खर्च और फिर जीवन स्तर में सुधार हो सके। वहीं पर सरकार की तैयारी के अनुसार 22वीं किस्त जनवरी-फरवरी 2026 के बीच जारी होगी और फिर इसके साथ ही 22वीं किस्त का अलर्ट जल्द ही देश भर के किसानों को SMS अधिकारी को पोर्टल के जरिए मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पर योजना का मकसद है कि छोटे और फिर सीमांत किसानों को ब्याज रहित सहायता, खाद बीज खर्च, सिंचाई खर्च आदि को संभालने में मदद मिले। अगर सालाना राशि बढ़ाई जाती है तो फिर किसानों को भुगतान का लाभ और फिर बेहतर आर्थिक सहारा मिलेगा, खास करके जब खेती में लागत लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं की पहचान और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए नया तरीका अपनाने का फैसला किया है। अब दवाओं के रेपर पर जो लेबल और फिर कोड होते हैं उन्हें डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि दवा की वास्तविकता, अवैधता और फिर उपयोग समीक्षा को देखा जा सके। इस फैसले का लक्ष्य एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल, नकली दवाओं और फिर बिना डॉक्टर की सलाह के उपयोग को रोकना है। जी हाँ, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अब हर पैकेज कोड के जरिए अब ये पता लगाया जा सकेगा कि कौन सी दवा वैध रूप से उत्पादित और फिर पंजीकृत है और फिर क्या इसे नियमों के अनुसार वितरित किया जा रहा है। ये नया कदम खास करके उन दवाओं पर लागू होगा जिनका अत्यधिक और फिर अनुचित उपयोग संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहा है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्र एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्र सेवा अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार, भू माफिया के साथ सांठगांठ और फिर लापरवाही किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि विभाग में पारदर्शिता और फिर जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है और उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। मंत्री विजय सिन्हा ने उजागर किया है कि जमीन से जुड़े हुए मामले जैसे कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और फिर विवाद समाधान में अनियमितता और फिर दलाल माफिया का प्रभाव पड़ा है, जो आम जनता के लिए परेशानी बन रहा है। ऐसे किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, जिसमें तुरंत FIR, बर्खास्तगी और संपत्ति जब्ती जैसे कदम शामिल है, वो लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अब जमीन संबंधित शिकायतों का जनता दरबार में सीधे समाधान कराया जाएगा और फिर घनीभूत मामलों के लिए जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां से ऑन द स्पॉट निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रयास से दाखिल खारिज में रिकॉर्ड सुधार और फिर लंबित मामलों की गति बढ़ाने की कोशिश जारी है। वहीं पर सरकार का यह रुख स्पष्ट है कि ईमानदार अधिकारी प्रोत्साहित होंगे, जबकि जो भ्रष्ट या फिर लापरवाह होंगे उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे, ताकि भूमि प्रशासन में विश्वास और फिर सुचारू कार्य प्रणाली कायम रहे। दोस्तों, अगर सर्दी खांसी के साथ तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, बहुत ज़्यादा थकान या कमजोरी दिखे तो फिर ये निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। ये बीमारी सीधे फेफड़ों को प्रभावित करती है और फिर समय पर इलाज न मिलने पर हालात गंभीर भी हो सकती है। जब निमोनिया में खांसी के साथ पीला या फिर हरा बलगम, वहाँ पर सांस तेज चलना और फिर बुखार जैसे लंबे समय तक रहना आम है। वहीं पर बुजुर्गों और फिर बच्चों में लक्षण जल्दी बिगड़ सकते हैं। वहाँ पर डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसे लक्षण दिखे तो फिर इग्नोर ना करें, तुरंत जांच कराएं और फिर इलाज शुरू करें। जैसे समय पर उपचार से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों, बिहार सरकार ने पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की 31 जनवरी 2026 को अंतिम तारीख रखी है। अगर पेंशनधारी समय पर अपने जीने का प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। जब पेंशनधारी ये प्रमाण आधिकारिक पोर्टल या फिर बैंक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दे सकते हैं। कई स्थानों पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर में लगाए जा रहे हैं, ताकि बुजुर्ग और फिर पेंशनधारी आसानी से ये प्रक्रिया पूरी कर सके। वहीं पर सरकार का कहना है कि ये नियम इसलिए लगाया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन वास्तविक पात्र लोगों को ही मिले और फिर गलत भुगतान रोका जा सके। पेंशनधारियों ने 31 जनवरी 2026 से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर जमा करना है, नहीं तो फिर पेंशन फंड रोका जा सकता है।
दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों की ओपीडी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब विभाग डॉक्टर और मरीज के बीच वास्तविक परामर्श पर कितना समय दिया जा रहा है उसे ट्रैक करेगा। इसलिए ओपीडी में इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में तकनीकी बदलाव किया जाएगा ताकि मरीज के डॉक्टर के चैम्बर में प्रवेश और फिर बाहर निकलने का समय अलग से रिकॉर्ड हो सके। वहीं पर इससे ये पता चलेगा कि डॉक्टर ने मरीज को वास्तविक में कितना समय दिया है। जब पहले सिस्टम में सिर्फ मरीज का कुल ओपीडी समय दर्ज होता था, जिसमें पर्ची, कतार, जांच और फिर दवा लेने जैसे सभी चरण शामिल होते थे। नए बदलाव के बाद विभाग पारदर्शिता और फिर जवाबदेही को बढ़ावा देगा और फिर इलाज की गुणवत्ता का बेहतर मूल्यांकन संभव होगा। इससे यह भी पता चलेगा कि किन अस्पतालों या फिर डॉक्टरों को अधिक मरीजों से निपटने के लिए संसाधन चाहिए। दोस्तों, बिहार के राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा का बहुत बड़ा आदेश आया है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि अधिकारियों के अब नंबर सार्वजनिक होंगे, हर शिकायत की डेडलाइन तय होगी। जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री और फिर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरकारी प्रशासन को जनता के और करीब लाने के लिए बड़ा प्रशासनिक निर्देश जारी किया है। अब अधिकारी और फिर विभागीय कर्मियों के संपर्क नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि आम लोग सीधे उनसे संपर्क कर सके और फिर अपनी शिकायत समस्या बता सके। जब वहीं पर विजय कुमार सिन्हा ने आदेश दिया है कि हर शिकायत का समाधान एक निश्चित समय सीमा में किया जाएगा ताकि शिकायतें फाइलों में दबी ना रहे बल्कि तेजी से निपटे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारी आउट ऑफ रिच ना रहे और फिर जनता को तुरंत उत्तर मिले। इसके अलावा शिकायतों के समाधान के लिए कॉल सेंटर और हेल्पलाइन सेवा भी खोली जाएगी। विजय कुमार सिन्हा ने यह बात कही है, जिसमें व्हाट्सएप नंबर और फिर टोल फ्री नंबर के जरिए जनता अपनी समस्याएं दर्ज कर सकेंगे। वहीं पर इससे लोगों को सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और फिर जवाबदेही मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दोस्तों, बिहार सरकार ने ठंड के मौसम में बच्चों के पोषण को मजबूत करने के लिए जनवरी और फिर फरवरी महीने में एक बड़ा फैसला लिया है। जब बिहार के सरकारी स्कूलों और फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को 6 रुपए का अंडा मुफ्त दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को ठंड के मौसम में अच्छा पोषण और फिर जरूरी प्रोटीन उपलब्ध कराना है। जब वहीं पर सरकार का कहना है कि सर्दियों में बच्चों की ऊर्जा की जरूरत बढ़ जाती है, ऐसे में अंडा एक सस्ता और पौष्टिक आहार है। इससे बच्चों की सेहत सुधरेगी, शरीर मजबूत होगा और फिर बीमार पड़ने की संभावना कम होगी। ये व्यवस्था मिड डे मील और फिर आंगनबाड़ी पोषण योजना के तहत लागू की जाएगी। शिक्षा और फिर समाज कल्याण विभाग के अनुसार इस फैसले से खास करके गरीब और फिर जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को सीधा फायदा मिलेगा, जिनके घरों में रोज पौष्टिक भोजन मिल पाना मुश्किल होता है। सरकार को उम्मीद है कि इससे बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी और पढ़ाई में भी सुधार होगा। दोस्तों, बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। आयकर विभाग ने जांच के बाद पाया है कि कई जगहों पर जमीन की रजिस्ट्री कम कीमत पर दिखा करके टैक्स चोरी कर रही है। इसी मामले में आयकर विभाग ने राज्य के कई सब रजिस्ट्रारों को नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा गया है। जहां जांच में सामने आया है कि रजिस्ट्री के समय सर्किल रेट से कम कीमत दर्ज की गई है, जबकि असल में जमीन का सौदा कहीं ज्यादा रकम में हुआ है। इससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। आयकर विभाग को शक है कि इस पूरे खेल में दलालों और फिर कुछ अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है। वहीं पर आयकर विभाग ने नोटिस भेज करके सब रजिस्ट्रारों से पूछा है कि कम कीमत पर रजिस्ट्री क्यों कराई गई और फिर अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, विभागीय कार्रवाई और फिर कानूनी कदम भी शामिल हो सकते हैं। वहीं पर सरकार और आयकर विभाग का कहना है कि अब जमीन रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। गलत तरीके से रजिस्ट्री करने वालों पर कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह के खेल पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे सेहत की। तो सेहत के बारे में बात करते हैं कि लीवर आपके जो सेहत में है काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। लीवर को नुकसान पहुंचाने का कई कारण है जो कि नुकसान पहुंचते हैं और आप अपने जानबूझ करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं कहा जाए तो। जब हम आपको बताएंगे कि आखिर किस कारण से लीवर को नुकसान पहुंचते हैं और बचाव कैसे है, इसकी कैसे बचा सकते हैं। तो दरअसल बात है कि लीवर शरीर का बहुत अहम अंग है जो खून साफ करने, पाचन में मदद करने और फिर शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखने का काम करता है। अगर लीवर को नुकसान पहुंचता है तो फिर इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। जैसे ज्यादा शराब पीना लीवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा लगातार तला भुना और फिर ज्यादा फैट वाला खाना खाने से फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। वहीं पर हेपेटाइटिस जैसे वायरल संक्रमण भी लीवर को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। वहीं पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल
मोटापा और फिर शुगर भी लीवर खराब होने की बड़ी वजह बनते हैं। वहीं पर लीवर को स्वस्थ रखने के लिए शराब से आप दूरी बनाना जो बहुत ज़रूरी है। वहीं पर संतुलन और फिर सादा खाना खाएं, हरी सब्जी और फिर फल शामिल करें, रोज़ थोड़ा बहुत व्यायाम करें और फिर वजन को नियंत्रित रखें। वहीं पर दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें और पानी भरपूर पिएं। वहीं पर अगर भूख कम लगना, लगातार थकान, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या फिर आँखों और त्वचा में पीला दिखे तो फिर इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। समय रहते ध्यान देने से लीवर को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है। दोस्तों, सर्दियों में ठंड से बचने के लिए सिर्फ कपड़े ही नहीं होते हैं बल्कि खाने पीने का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे देसी खाद्य पदार्थ हैं जो शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और फिर ठंड से के मौसम में सहारा देते हैं। जैसे सबसे पहले अदरक और फिर लौंग वाली चाय बहुत असरदार रहती है। अदरक का थर्मोजेनिक गुण शरीर की गर्मी बढ़ाता है और खून में गर्माहट बढ़ाता है। जहाँ इसी तरह से काली मिर्च और फिर हल्दी को दूध में मिलाकर के पीने से भी शरीर को गर्मी मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। वहाँ पर गुड़ और तिल का मिश्रण सर्दियों में खाना भी फायदेमंद होता है। जहाँ गुड़ की ऊर्जा होती है और फिर तिल में स्वस्थ वसा जो कि शरीर को अंदर तक गर्म रखते हैं। वहाँ पर भुने चने, मखाना, जलजीरा और फिर मसालेदार सूप जैसे देसी स्नैक्स भी बॉडी तापमान को बनाए रखते हैं। वहाँ पर डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि सर्दियों में तेल मसालेदार पर ध्यान देना चाहिए, पर हल्का गर्म मसाले खाने से शरीर की अंदरूनी गर्माहट बढ़ती है। इसके अलावा सूखे मेवे खास करके अखरोट, बादाम और फिर किशमिश रोजाना थोड़ी मात्रा में खाने से शरीर को उसमें गर्माहट और ऊर्जा दोनों मिलती है। वहाँ पर सादा खाना खाने के साथ साथ ऐसे देसी फूड को शामिल करने में से सर्दियों के मौसम में शरीर अंदर से गर्म और फिर स्वस्थ रहता है, रोगों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार के शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब शिक्षकों को उनका वेतन हर महीने की पहली तारीख को दिया जाएगा। इससे पहले वेतन मिलने में अक्सर देरी होती थी, जिससे शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस नई प्रक्रिया से वेतन प्रणाली नियमित और फिर पारदर्शी बनेगी। शिक्षकों को अब ये चिंता नहीं रहेगी कि सैलरी कब आएगी, क्योंकि ये तारीख पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इससे शिक्षकों की आर्थिक योजना बनाना आसान होगा और वे अपने काम पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकेंगे। वहीं पर सरकार का मानना है कि समय पर वेतन मिलने से शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ेगा। यह फैसला बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रस्तावित बिहार यात्रा के लिए नई बस राबड़ी आवास पहुंच चुकी है। इसी बस से तेजस्वी यादव अपने राज्यव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे। जी हां, बताया जा रहा है कि ये यात्रा जनता से सीधे संवाद, संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को धार देने के मकसद से तेजी से की जा रही है। राबड़ी आवास से निकलने वाली ये बस बिहार के अलग अलग जिलों में जाएगी, जहाँ पर तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं और फिर आम लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं पर यात्रा को लेकर की आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जब पार्टी का मानना है कि इस दौरे से जमीनी मुद्दों को समझने और फिर जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। वहीं पर राजनीतिक गलियारों में इसे आने वाले चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विभाग में चल रहे सुधारों और भ्रष्टाचार, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के धीरे धीरे डोज दिए जा रहे हैं, ताकि अचानक कड़ी कार्रवाई से कोई भी रिएक्शन ना हो। उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके का नियंत्रित सुधार प्रक्रिया है, जैसे बीमारी को धीरे धीरे दवा देकर के ठीक किया जाता है। वो कहते हैं कि यदि सुधार को अचानक लागू किया जाए या बहुत जोर जबरदस्ती किया जाए तो फिर इससे अनर्थ प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए जांच और कार्रवाई को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाना है और भ्रष्टाचार मिटाना है। दोस्तों, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने भारत और साउथ अफ्रीका अंडर 19 के तीसरे यूथ वनडे मैच में 63 गेंदों में तूफानी शतक लगाया है, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 10 छक्के लगाए और फिर 127 रन की दमदार पारी खेली। ये वैभव की शानदार फॉर्म का हिस्सा है। वैभव सूर्यवंशी की ये शतकीय पारी 4 देशों यानी कि जिनमें यूएई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ अफ्रीका शामिल है, उनके खिलाफ मिली शतकों का सिलसिला जारी रखती है। वहीं पर जिसके चलते हुए अंडर 19 क्रिकेट में इतिहास रचने वाले सबसे युवा कप्तानों में से एक बने हैं।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी अधिकारियों और फिर कर्मचारियों के लिए सख्त नया हुक्म जारी किया है। अब सप्ताह में 2 दिन हर सोमवार और शुक्रवार सभी सरकारी अफसर अपने अपने कार्यालयों में मौजूद रहेंगे और आम जनता की समस्याएं सीधे सुनेंगे। ये नया नियम 19 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस पहल का उद्देश्य यह है कि लोग सरकारी कामों के लिए बार बार दफ्तरों का चक्कर ना लगाएं और सीधे अधिकारियों से अपनी शिकायत, समस्या और फिर सुझाव रख सके। इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने और फिर आम लोगों की समस्याओं को तेजी से हल करने की उम्मीद बड़ी है। वहीं पर सरकार का मानना है कि इससे लोक सेवा में उत्तरदायित्व और फिर जवाबदेही मजबूत होगी और फिर अधिकारी जनता के करीब आएंगे। दोस्तों, बिहार के चर्चित राजनीतिक परिवार लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक अचानक और हैरान कर देने वाला कदम उठाया है। वे हाल ही में अपने बड़े भाई तेजस्वी यादव के निवास या फिर संपर्क के बजाय सीधे विजय कुमार सिन्हा के घर पहुंच गए। यह कदम राजनीतिक गलियारों में नई सियासी चर्चाओं का विषय बन गया है। जहां राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तेज प्रताप यादव का ऐसा रवैया परिवार की राजनीति, अलग विचारधारा या फिर भावी संभावित गठजोड़ की ओर इशारा कर सकता है। वहीं पर विजय सिन्हा बिहार सरकार के राष्ट्र और फिर भूमि सुधार विभाग के मंत्री है और उनका राजनीतिक असर उत्तर और फिर केंद्र बिहार में मजबूत माना जाता है। वहीं पर हालांकि तेज प्रताप यादव या फिर विजय सिन्हा की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात ने राजनीति के समीकरण को लेकर के प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि क्या ये केवल व्यक्तिगत मुलाकात थी या फिर राजनीति में कुछ बड़ी चल रही खिचड़ी पक रही है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषण में यह भी देखा जा रहा है कि भाई भतीजावाद, पारिवारिक मतभेद और गठबंधन रणनीति समय समय पर बदलते रहते हैं और फिर इस अचानक कदम ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दोस्तों, बिहार सरकार और फिजिक्स वाला के बीच MOU हुआ है ताकि सरकारी स्कूलों के छात्रों को IIT, JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से मिल सके। इस पहल के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग, अभ्यास, टेस्ट और डिजिटल कक्षाएं दी जाएगी। ये कार्यक्रम खास करके उन छात्रों के लिए है जो निजी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और जिन्हें मुफ्त या किफ़ायती गुणवत्ता वाली तैयारी की ज़रूरत होती है। इसके जरिए वे JEE मेन, JEE एडवांस और फिर नीट जैसे कठिन परीक्षाओं के लिए मजबूत पायदान तैयार कर सकेंगे। वहाँ पर फिजिक्स वाला की टीम इंटरैक्टिव डिजिटल क्लास, अभ्यास परीक्षण, AI सहायता और फिर संदेह समाधान जैसी सुविधाएं सरकार की शिक्षा योजनाओं के हिस्सा के रूप में देगी, जिससे लाखों छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सके। दोस्तों, अब बिहार में दाखिल खारिज और जमीन मापी के नियम बदल गए हैं। जब सरकार ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने राष्ट्रीय भूमि सुधार विभाग के लिए एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें जमीन से जुड़े हुए नियमों को और सरल, स्पष्ट और तेज बनाने की दिशा में बदलाव किए गए हैं। इस सर्कुलर का उद्देश्य उप मुख्यमंत्री और फिर भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। जैसे दाखिल खारिज, परिमार्जन और फिर जमीन नापी जैसे कामों में तेजी आएगी और फिर लंबित मामलों की संख्या घटेगी। वहीं पर नए सर्कुलर में 2003 से 2023 तक के जमीन से जुड़ा हुआ सभी मुख्य नियम एक साथ रखा गया है ताकि राजस्व अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को नियम आसान और फिर समझने में सरल हो। वहीं पर इससे विभाग के कामकाज में स्पष्टता और फिर जवाबदेही बढ़ेगी और आम जनता को भूमि से जुड़े हुए यानी कि जमीन से जुड़े काम जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी। ये बदलाव भूमि से जुड़े विवादों और फिर दिक्कतों को कम करने की कोशिश है ताकि रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और फिर सर्वे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और सहज तरीके से चल सके। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM में विद्रोह देखा जा रहा है, जब बेटे मंत्री दीपक प्रकाश का भविष्य संकट में देखा जा रहा है। दरअसल बात यह है कि बिहार की सियासत में राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि RLM अब बड़े संकट से गुजर रही है। RLM के 4 विधायकों में से 3 रामेश्वर महतो, माधव आनंद और फिर आलोक कुमार सिंह ने पार्टी नेतृत्व के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई है। ये नाराजगी पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने को लेकर है, जो RLM अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। अन्य विधायकों का आरोप है कि पार्टी में परिवारवाद हो रहा है और इसे लेकर के उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता से भी मुलाकात की है। इस संकट के कारण RLM टूट की कगार पर दिख रही है और इसी वजह से दीपक प्रकाश का मंत्री पद भी खतरे में पड़ सकता है। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि BPSSC ने 2026 के लिए हवलदार क्लर्क पदों पर 64 पदों पर भर्तियां निकाली है। अच्छा, इच्छुक उम्मीदवार BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 जनवरी 2026 से 2 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए योग्यता 12वीं पास होना है और फिर उम्मीदवार की चयन आमतौर पर 18 से 37, 40, 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
दोस्तों बिहार में 2026 के पंचायत चुनाव के पहले नया परिसीमन यानी कि नई सीमा निर्धारण नहीं किया जाएगा, यानी कि पुराने वार्ड और फिर पंचायत क्षेत्रों के अनुसार ही वोट डाले जाएंगे। ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। वहीं पर सरकार ने बताया है कि नए परिसीमन को लेकर के चल रही अफवाहें गलत है और कोई नई सीमा निर्धारण प्रक्रिया चुनाव से पहले नहीं होगी, इसलिए पुराने निर्वाचन क्षेत्र में ही मतदान होगा। वहीं पर हालांकि आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाएगा ताकि विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, लेकिन क्षेत्र के परिसीमन में बदलाव नहीं होगा। यह फैसला पंचायत चुनाव की तैयारी को साफ सुथरा रखेगा और फिर मतदाताओं को भ्रम से बचाएगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद कांग्रेस ने अपनी पार्टी संगठन में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी ने 6 बागी नेताओं को निष्कासित कर दिया है और 36 अन्य नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। यह कांग्रेस का आरोप है कि नेताओं ने चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है। वहाँ पर मीडिया और फिर सार्वजनिक मंचों पर नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं और फिर टिकट वितरण को लेकर की आपत्तियां उठाई है। दोस्तों बिहार सरकार ने उर्वरक कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाया है। जब बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में उर्वरक की कमी नहीं है और फिर पर्याप्त स्टॉक सभी जिलों में मौजूद है। जब सरकार ने किसान के हक पर डाका डालने का यानी कि कालाबाजारी, जमाखोरी और फिर अनियमित बिक्री करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति उर्वरक की उपलब्धता में बाधा डालने या फिर कालाबाजारी करने की कोशिश करेगा उस पर कानूनी दंड लागू किया जाएगा। सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से सतर्क है और प्रदेश में यानी कि बिहार में किसानों को सही समय पर उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। दोस्तों बिहार सरकार ने किसानों के लिए ई-केवाईसी और फॉर्मर रजिस्ट्रेशन को अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है ताकि कृषि योजनाओं के लाभ सीधे और फिर पारदर्शी तरीके से वास्तविक किसानों तक पहुंच सके। इस नए नियम के तहत जो किसान ई-केवाईसी या फिर फॉर्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा सकता है। सरकार ने 6 से 9 जनवरी तक पंचायतों में विशेष ई-केवाईसी कैंप आयोजित किए हैं। इन कैंपों में किसान आधार, भूमि दस्तावेज और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी कागजात लेकर के जाकर के पंचायत स्तर पर अपना ई-केवाईसी और किसान रजिस्ट्री पूरा करवा सकते हैं। दोस्तों बीएसईबी कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी करने वाली है। एडमिट कार्ड थ्योरी फाइनल परीक्षा के लिए इस जनवरी के मध्य से अंत तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ पर प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड पहले से ही जारी हो चुका है और इसे स्कूल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब मखाना की खेती करने पर अब सब्सिडी दी जा रही है। 15 जनवरी तक आवेदन करने का लास्ट तारीख है। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए खास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को मखाना बीज, उपकरण और फिर टूल किट पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे खेती की लागत कम हो और फिर उत्पादन बढ़े। योजना में 25 डिसमिल से लेकर के 5 एकड़ तक मखाना उगाने वाले किसान इस अनुदान के पात्र हैं। सब्सिडी के साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और फिर आधुनिक टूल किट भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे मखाना खेती को और अधिक लाभकारी बनाया जा सके। किसान 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सके और अपनी आय बढ़ा सके। वहीं पर मखाना की बढ़ती मांग और पोषण समृद्ध गुणों के कारण ये फसल किसानों के लिए लाभकारी विकल्प बनती जा रही है। दोस्तों किशनगंज से ठंड को लेकर के बड़ी चेतावनी जारी की गई है। किशनगंज जिले में पहले से जारी ठिठुरन और कोहरे के बीच अब हालात और बिगड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले 5 दिनों में तापमान तेजी से गिरेगा और ठंड का असर और तेज होगा। जब बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण किशनगंज समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण किशनगंज समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई रहेगी। इसका सीधा सा असर आम जनजीवन खास करके सुबह और रात के समय देखने को मिलेगा। जब किशनगंज समेत पूरे बिहार में ठंड अभी और सितम ढाने वाली है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के ताज़ा अनुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही दिन के समय भी पछुआ हवा के कारण ठंड और कनकनी का प्रभाव बना रहेगा। किशनगंज जिले में पहले से ही सुबह और देर रात घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता कई इलाकों में बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क और फिर रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बर्फीली पछुआ हवाओं के चलते
मौसम शुष्क बना रहेगा और फिर बिहार के अधिकांश हिस्से कोल्ड डे की चपेट में रहेगा। किशनगंज को भी इस अलर्ट में शामिल किया गया है। वहीं पर कल बिहार के उत्तरी भागों में विशेष रूप से कोल्ड डे को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, औरंगाबाद और गया जिला शामिल है। इन इलाकों में दिन के समय भी ठंड का असर ज्यादा महसूस होगा और धूप निकलने के बावजूद भी राहत नहीं मिलेगी। वहीं पर पटना समेत मध्य और फिर दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्के स्तर का कोहरा छाया रहने की संभावना है। हालांकि दिन में धूप निकल सकती है, लेकिन पछुआ हवा के कारण कनकनी बनी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 दिनों के दौरान बिहार के कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहने के आसार हैं। ऊपर ठंड के आंकड़ों के बारे में बात किया जाए तो आज भागलपुर बिहार का सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। वहीं पर राजधानी पटना में भी न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1 जनवरी के बाद बेहद सबसे कम है। वहीं पर आज पटना समेत बिहार के 18 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम दृश्यता 40 मीटर पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में दर्ज की गई है, जिससे सुबह के समय हालात बेहद जोखिम भरे हो गए। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खास करके बच्चों, बुजुर्गों और फिर बीमार लोगों को ठंड से बचाने की सलाह दी गई है। किशनगंज समेत पूरे बिहार में अगले कुछ दिन ठंड के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।